वे प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास अक्टूबर जंक्शन का भाग 4 पढ़ेंगे। ऐसे वो दिन कभी नहीं आएगा। देखो मुझे ज्यादा तो नहीं पता राइटिंग का, लेकिन तुम यही करती रह जाओगी। दूसरों के लिए कोई कैसे लिख सकता है? तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ। यह बोलकर सुदीप उठकर चित्रा के पास गया, उसको कुर्सी से उठाकर जोर से गले लगा लिया और उसके माथे पर चूम लिया। चित्रा ने सुदीप को जोर से पकड़ लिया और कान में धीमे से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। सुदीप और चित्रा वहां से उठकर सामने ही समंदर के किनारे बहुत देर तक टहले। टहलते टहलते चित्रा ने सुदीप से पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं जहां बुक माई ट्रिप को देखना चाहता हूं वहां तक ले जाने में मुझे 2 साल और लगेंगे। पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है। शायद मुझे हटा दें। हटा कैसे सकते हैं? तुम्हारी ही कंपनी है ना? हाँ, कंपनी तो मेरी ही है, लेकिन मैं कुछ और शेयर भी बेच चुका हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर फैसला ले तो मुझे हटा भी सकते हैं। सुदीप ने समंदर के किनारे टहलते हुए चित्रा के कंधे पर हाथ रख दिया। चित्रा ने सुदीप के शॉर्ट्स की पीछे वाली जेब में हाथ डाल दिया। पानी उनके पैर में छूकर लौट रहा था। इस बीच एकाएक पानी जोर से आया। इससे पहले कि वे बचने की कोशिश करते, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दो लोग जब तक एक दूसरे को यह नहीं बताते कि वे रोते किस बात पर हैं, तब तक करीब नहीं आते। चित्रा और सुदीप के रिश्ते की सबसे अच्छी बात शायद यही थी कि उन दोनों में से किसी को भी प्यार जैसा नहीं लगा था एक दूसरे के साथ। वे बस एक दूसरे के लिए छुट्टी की तरह थे, जिसका इंतजार वह साल भर करते, पुराना सब कुछ भूलकर नया शुरू करने की हिम्मत एक दूसरे को देते। ऐसा रिश्ता हर किसी की जरूरत है। बस दिक्कत यह है कि जब कोई इतना अच्छा हमें मिलता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की कोशिश में सब कुछ बह जाता है। छुट्टियां तभी तक अच्छी हैं जब तक कि वह मुश्किल से मिलती हैं। इस बार पहली बार सुदीप और चित्रा के बीच वो सब कुछ हुआ जो किसी लड़का और लड़की के बीच हो सकता है। सुदीप और चित्रा जब सुबह सोकर उठे तो एक दूसरे में ऐसे फिट थे जैसे दोनों के शरीर को सालों से एक दूसरे की आदत हो। दो लोग जब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बीच की खाली जगह खोकर एक दुनिया हो जाते हैं। सुदीप चित्रा की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच की खाली जगह थी, जिसको भरने की कोशिश करते ही वह पूरा एक दिन खो जाता। जिस साल सुदीप चित्रा से मिलता था, उस साल के दिन 364 गिन लेता था। यूं एक दिन का गुमशुदा होना कैलेंडर को भी अच्छा लगता था। बढ़िया ही हुआ कि दोनों को अभी तक प्यार नहीं हुआ, वरना वह एक दूसरे के पते अभी तक भूल चुके होते। सुदीप ने ऐसे ही गोवा की एक शाम को डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए चित्रा से कहा, हमें शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसी उदास बातों पर मेरा कॉपीराइट है। चित्रा ने यह बोलकर डूबते हुए सूरज को 1 सेकंड के लिए रुकने को बोल दिया। पूरी दुनिया 1 सेकंड के लिए उस रुके हुए सूरज में डूब गई। सुदीप ने अपने बैग से वही किताब निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ा दिया। चित्रा ने उस पर 10 अक्टूबर 2015 की तारीख लिख दी। लौटने पर सुदीप को सुनैना के सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर वह फोन बंद करके कहाँ गायब था? सुदीप ने एक सस्ता सा झूठ बोल दिया कि वह घर पर कुछ इमरजेंसी में गया था। वह लखनऊ गया था। लखनऊ गए हुए सुदीप को सालों हो चुके थे। अपने घर लौटने की उसकी सारी वजहें खो चुकी थी। 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2015 मुंबई। बुक माई ट्रिप ऑफिस सुबह 9 बजे। सुदीप यादव जब रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंचा तब उसको रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया। अभिजात और सुनैना उसको एक केबिन में ले गए। सुदीप की तरफ एक लेटर बढ़ाया गया। लेटर में
कुछ ऐसा लिखा था जिसका मतलब था कि सुदीप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इन्वेस्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है कि सुदीप अब इस कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा। सुदीप की जगह अभिजात को सीईओ बनाया जा रहा है। यह मीटिंग रात के 1 बजे हुई थी। सुदीप ने लेटर को वहीं से फाड़ दिया और अभिजात की ओर आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अभिजात ने बोलना शुरू किया कि वह रात में देर हो गई थी, इसलिए उसे रात को जगाना ठीक नहीं समझा गया। सुदीप के होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह इतना गुस्सा था कि कुछ बोल नहीं रहा था। सुदीप केबिन से उठकर अपने केबिन में जाने लगा। इतने में उसके हाथ से उसका लैपटॉप ले लिया गया। उसका केबिन लॉक किया जा चुका था। उसको अपना सामान अपने केबिन से हटाने का टाइम भी नहीं दिया गया। सुदीप के केबिन में उसकी माँ की फोटो लगी थी। सुदीप जिद पर अड़ गया कि उसको अपनी माँ की फोटो चाहिए। सुनैना के कहने पर केबिन खोला गया। सुदीप पूरे केबिन को एक बार ध्यान से देखा, अपनी माँ की फोटो उठाई। उसके कमरे के बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बुक माई ट्रिप अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी। उस केबिन की एक एक चीज को उसने इत्मीनान से देखा। जैसे छोटे बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं तो अपने सारे प्यारे खिलौने तोड़ देते हैं, वैसे ही सुदीप नाराज था। वो कंपनी जिसको सुदीप ने बनाया था, अब उस कंपनी को सुदीप की जरूरत नहीं। सुनैना ने सुदीप को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सुदीप ने सुनैना की कोई बात नहीं सुनी। वह ऑफिस से निकल गया। ऑफिस से निकलने के 5 मिनट के भीतर ही सुदीप ने एक ईमेल लिखी, जो कि जानबूझकर उसने मीडिया में लीक कर दी। डियर बोर्ड ऑफ मेंबर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं बहुत पहले ही समझ चुका था कि आप लोगों से कुछ भी बात करनी ही बेकार है। मैंने बहुत पहले ही हिसाब लगा लिया था कि मेरे पास इस लाइफ में करीब 3.25 लाख घंटे हैं। एक एवरेज आदमी करीब 60 साल जीता है, उसमें से सोने का समय मैंने घटा दिया है। मैं अपनी लाइफ का बचा हुआ समय आप लोगों की पॉलिटिक्स का पर खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि अच्छा यह रहता कि आप मुझे हटाने से पहले बता देते, लेकिन आपने वो सब इतने चुपचाप तरीके से किया जैसे कोई रात में चुपचाप चोरी करता है। ऑल द बेस्ट। बुक माई ट्रिप इस देश की सबसे बड़ी कंपनी हो सकती थी, लेकिन का जवाब आपके पास खुद है। कायदे से आगे कभी भी कंपनी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी तो मुझे आपको कोई मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों जैसा नहीं हूँ। बुक माई ट्रिप को इस देश की नंबर 1 कंपनी बनाने में कभी भी मेरी कोई ज़रूरत हो या कोई मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। चीयर्स, सुदीप यादव। सुदीप के इस ईमेल डालने के 1 घंटे के अंदर इस देश के हर न्यूज़ चैनल पर यह ईमेल था। तमाम आर्टिकल लिखे जा चुके थे। सुदीप हीरो था, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई उसको कल्ट हीरो बोल रहा था, तो कोई क्रेजी, तो कोई इमेच्योर। उधर चित्रा ने टीवी ऑन किया तो यही न्यूज़ चल रही थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हर चीज़ के तमाम पहलू होते होंगे, लेकिन न्यूज़ पर हर बात के 2 ही पहलू होते हैं, एक बहुत सही और दूसरा बहुत गलत, बीच का कुछ नहीं होता। न्यूज़ चैनल पर एक पैनलिस्ट ने घोषणा कर दी कि फोर्ब्स मैगजीन की बहुत ही पॉपुलर लिस्ट 30 अंडर 30 में आने वाले सुदीप यादव का कैरियर खत्म हो चुका है। सुदीप यादव की बाइट लेने के लिए लोग खड़े थे, लेकिन सुदीप यादव की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था। सुदीप की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसके नाम से ही ट्विटर पर #comebackSudeep, #StandForSudeep ट्रेंड करने लगा। चित्रा न्यूज़ चैनल पर यह सब देख रही थी। चित्रा ने सुदीप को फ़ोन मिलाया, लेकिन सुदीप का फ़ोन बंद आ रहा था। उसके पास उसकी सेक्रेटरी का नंबर था। चित्रा ने वो नंबर मिलाया, लेकिन सेक्रेटरी का नंबर भी बंद आ रहा था। उधर सुदीप की कार के पीछे अभी भी रिपोर्टर्स थे। उसको समझ आ गया था कि अगर वह मुंबई में रहा तो ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस से निकलकर वह सीधे एयरपोर्ट गया और उसने लखनऊ की अगली फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया। उसने अपने ड्राइवर का मोबाइल अपने साथ रख लिया था। सिक्योरिटी चेक करने के बाद उसने अपने ड्राइवर के नंबर से चित्रा को फ़ोन किया।
चित्रा ने सुदीप से सबसे पहले पूछा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने कभी पूछा नहीं कौन कौन है घर में तुम्हारे? बस पापा हैं। पापा प्रिंसिपल थे जब मैं 12th के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। इस बात से उन्होंने कई साल तक मुझसे बात नहीं की थी। मम्मी बहुत पहले ही चल बसी थी। मेरे पढ़ाई छोड़ने के बाद से पापा उनको रोज रोज सुनाते थे। मम्मी बहुत रोती थी। एक दिन मम्मी सोई और उठी ही नहीं। मुझ पर भी पता नहीं किस बात की जिद थी। थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो क्या ही फर्क पड़ता। सॉरी। तुम्हें पता है, मैंने इसलिए कभी अपना घर नहीं खरीदा। मैं इसलिए होटल में रहता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है घर से। मुझे लाइफ में बस एक ही मलाल है कि मम्मी जाने से पहले देख नहीं पाई कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। इधर कुछ दिनों से मम्मी की बहुत याद आ रही है। कमाल की बात है, वह लोग कभी घर बनाने में अपना एक भी मिनट खराब नहीं करते जो कभी भी घर बना सकते हैं, यह जानते हुए कि यहाँ हमेशा नहीं रहना। ऐसे में अपना घर बनाना और घर होना इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। यह भ्रम ऐसा ही है जैसे ट्रेन की सीट को आदमी हमेशा के लिए अपना समझ लेता है। एक दिन स्टेशन आएगा और हम उतरने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। चित्रा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, पापा तो अब खुश होंगे कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी है। पता नहीं, हमारी कभी सही से बात ही नहीं होती। बस जब भी अखबार में मेरा नाम आता है तो वो सारी कटिंग संभाल कर रखते हैं। सुदीप बोलते बोलते रुक गया। चित्रा ने भी कुछ पूछने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। चित्रा, हाँ बोलो। तुम आ जाओ, मैं रखता हूँ। फोन काटने के बाद चित्रा को लखनऊ के घर का एड्रेस का एसएमएस मिला। चित्रा ने अगली फ्लाइट चेक करके अपना टिकट बुक कराने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फ्लाइट में कोई जगह नहीं थी। उसने स्टेशन जाकर लखनऊ मेल में टीटी को पैसे देकर सीट ले ली। चित्रा को पूरे रास्ते सुदीप की चिंता थी और 10 अक्टूबर को न मिल पाने का मलाल भी था। 11 अक्टूबर 2015, लखनऊ। सुदीप के पापा को भी जर्नलिस्ट कॉल करके परेशान कर रहे थे। सुदीप के पापा ने लखनऊ के विराम खंड गोमती नगर में अपना घर बनाया था। घर में उनका एक पुराना नौकर रहता था। घर 2 फ्लोर का था। ऊपर वाले हिस्से में सुदीप के पापा रहते थे। नीचे वाला फ्लोर उन्होंने किराए पर दे रखा था। नीचे वाला फ्लोर वहीं घर के पास में TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करने वाले कुछ लड़कों ने ले रखा था। ये लड़के अपनी नौकरी से रोज बोर होते हुए सोचते थे कि उनको सुदीप यादव जैसा बिजनेसमैन बनना है। जब सुदीप ने पापा को बताया कि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है तो उन्होंने एक कमरा साफ करवाकर चद्दर और तकिया बदलवा कर रख दिया। इस कमरे में सुदीप की माँ की बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। चित्रा ने घर पहुंचकर मुंह हाथ धोया। सुदीप अब भी सो रहा था। सुदीप के पापा छत पर अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहे थे। टेबल पर 3 अखबार थे, एक हिंदी का दैनिक जागरण और एक अंग्रेजी के 2 अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम। चित्रा को उसके पापा ने छत पर आकर चाय पीने के लिए बुलाया। चित्रा के वहां आने के थोड़ी देर बाद सुदीप वहां आया। इकोनॉमिक टाइम्स में सुदीप के ऊपर एक अच्छा खासा लंबा आर्टिकल आया हुआ था। पापा ने पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद भी सुदीप से कुछ नहीं पूछा। पिछली शाम से अभी तक इन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। चित्रा के वहां पहुंचने के बाद भी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार पापा ने ही बात शुरू की। दिन में क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी, सुदीप ने कहा। कुछ भी नहीं बनता हमारे यहाँ। बेटा आप क्या खाएंगी? पापा ने चित्रा से पूछा। चित्रा ने पलटकर पूछा कि घर में कौन कौन सी सब्जी है। पापा ने बताया जो पसंद हो वो सब्जी आ जाएगी, सब्जी मंडी पास में ही है। इसके बाद चित्रा और पापा की बातें होने लगी। पापा ने बताया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मालिक जगदीश गांधी उनके दोस्त हैं, तो वह अक्सर बच्चों की क्लास लेने जाते हैं। चित्रा ने पूछा भी कि इतने बड़े घर में वह बोर नहीं होते हैं। पापा ने बताया कि वह वैसे ही जिंदगी काट रहे हैं जैसे कि सुदीप की माँ जिंदा हो। वह वही सीरियल देखते हैं,
वही गाने सुनते हैं जो इसकी मम्मी को पसंद थे। उन्होंने वही छत पर अपना पढ़ने वाला कमरा दिखाया जहाँ हजारों किताबें रखी थीं। अलमारी खोलकर उन्होंने एक फाइल दिखाई जहाँ पर वो सारे अखबार की कटिंग थी जिसमें सुदीप का नाम आया था। उन्होंने उस दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग भी उसी फाइल में लगा दी। जब भी सुदीप को कॉलेज ना ज्वाइन करने की वजह से डांटता तो उसकी मम्मी हमेशा कहती थी, मत डांटा करो इसको, देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा। आपकी आंटी से लव मैरिज हुई थी? चित्रा ने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाल कर पूछा। हाँ, वो यादव नहीं थी। शादी के बाद भी मैंने सुदीप की मम्मी का नाम चेंज नहीं कराया। इस बीच पापा ने सुदीप की कुछ नोटबुक निकालकर चित्रा की तरफ बढ़ाई। इसकी मैथ तो अच्छी ही थी। बचपन में ये बच्चों की कहानियां लिखता था। चित्रा सुदीप के पुराने नोट्स पलटने लगी। सुदीप अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। चित्रा ने सुदीप को वहीं कमरे में बुलाया। तुमने बताया नहीं कि तुम लिखते भी हो? वो लड़का कब का मर गया जो लिखता था। ऐसा तो मत बोलो। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी नहीं पता। फिलहाल तो एक दो वकीलों से बात हुई है, मैं केस करूंगा। पापा अभी तक वहां थे। वो वहां से यह कहकर निकल गए कि सब्जी लेने जा रहे हैं। नौकर कभी अच्छी से सब्जी लेकर नहीं आता है। मुझे पूरे घर में छत सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आसमान रोज बदल जाता है। जैसे वो आज है ऐसा अब कभी नहीं होगा। जब भी आसमान में देखता हूँ तो सोचता हूँ कि उस पार की दुनिया कैसी होगी, उस पार कुछ है भी या नहीं। जब मम्मी की याद आती है तो आसमान देखता हूँ। बचपन में जो कहानियाँ लिखता था वो भी ऐसी ही होती थी। मेरे सारे कैरेक्टर आसमान के उस तरफ रहते थे। सुदीप यह बोलने के बाद आकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने नौकर को फिर से 2 कप चाय बनाने के लिए कहा। कितने दिन हो लखनऊ में? चित्रा ने अखबार में कटा हुआ हिस्सा सुदीप को दिखाकर पूछा। अभी कुछ नहीं पता। कल बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई। ऐसी नींद कई सालों से नहीं आई थी। सुदीप उठकर किताब वाले कमरे में गया और अपनी नोटबुक उठाकर पढ़ने लगा जिसमें उसने कहानी लिख रखी थी। तुम तो इतना घोस्ट राइटिंग करती हो, कभी मेरी किताब भी पूरी कर दो। चित्रा ने उसके हाथ से नोटबुक लेकर अपने पास रख ली। कर दूंगी, तुम भी क्या याद रखोगे। अब ये बताओ लखनऊ में कहाँ घूम रहे हो? चलो शाम को तुमको गंजिंग करा कर लाते हैं। गंजिंग ये क्या होता है? चित्रा ने पूछा। हजरतगंज में बिना काम के घूमने को गंजिंग कहते हैं। 11 अक्टूबर 2015, लखनऊ, हजरतगंज। शाम को सुदीप अपने पापा की कार में चित्रा को लेकर हजरतगंज निकल पड़ा। सुदीप हजरतगंज बहुत दिनों बाद आया था। वहां चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास एक बहुत बड़ी कार पार्किंग बन गई थी। पार्किंग में कार लगाकर सुदीप हनुमान मंदिर आया और अपने जूता उतारे बिना थोड़ी देर से कुछ देर तक हनुमान जी की आंखों में देखता रहा। चित्रा वहीं पड़ोस में खड़ी होकर चौराहे पर आता जाता ट्रैफिक देख रही थी। इस वाले हनुमान जी की आंखें बिल्कुल असली लगती हैं। मैं पहले भी जब भी आता था तो हमेशा आंखों में देखता था। थोड़ी देर तक देखो तो लगता है आंखों की पुतलियां हिल रही हैं। मम्मी हमेशा डांटती थी कि मैं जूते नहीं उतारता। ऐसा क्या खास है हजरतगंज में? चित्रा ने पूछा। थोड़ी देर टहलो, अपने आप को समझ आ जाएगा। यहाँ सामने मोती महल है और वहाँ बास्केट चाट खिलाते हैं। चलो चलते हैं। लखनऊ गए और बास्केट चाट नहीं खाई तो समझिए लखनऊ गए ही नहीं। चित्रा ने लाइफ में पहली बार बास्केट चाट खाई। चाट खाकर अभी वे थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि इतने में सुदीप को एक गोलगप्पे वाला दिखा। सुदीप ने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा। सुदीप ने गोलगप्पे वाले से पूछा, भैया कॉल्विन तालुकेदार स्कूल के बाहर आप ही ठेला लगाते थे ना? गोलगप्पे वाले ने बताया, हाँ वही लगाता था। सुदीप ने चित्रा को बताया कि इसको स्कूल में यही भैया चाट का ठेला लगाते थे।
गोलगप्पे वाले ने पूछा भी कि कौन से साल में भैया पढ़े थे आप। सुदीप ने बताया कि आपने इतने लड़कों को चाट खिलाई है, कहाँ याद रहेगा। गोलगप्पे खाते हुए सुदीप ने बताया कि यह लव लेन है। वहाँ फुटपाथ पर टी शर्ट से लेकर मैक्सी तक बहुत कुछ मिल रहा था। थोड़ा आगे बढ़कर सुदीप को किताब की दुकान मिली, जहाँ से वह किताबें खरीदा करता था। चलते चलते सुदीप चौराहे के पास आ पहुंचा। यहाँ पहले मेफेयर नाम का पिक्चर हॉल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी बन गई है। सुदीप हजरतगंज में आते ही क्लास 12th का एक लड़का हो गया था, जो घूम घूम कर अपनी बिस्तरी हुई यादें समेट रहा था। चित्रा उसके साथ टहलते टहलते स्कूल जाने वाली लड़की हो गई थी, जिसको बस अब से 2 घंटे बाद जिंदगी का पहला प्यार होने वाला था। चित्रा का अब तक खा खा कर पेट भर चुका था, लेकिन सुदीप ने फिर भी जबरदस्ती राम आसरे के यहाँ मिठाई खिला दी। पूरा हजरतगंज एक थीम पर ब्लैक एंड वाइट था। मायावती जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो जो काम उन्होंने करवाए उनमें से यह था कि कम से कम हजरतगंज अब बहुत सुंदर लगने लगा था। अगर सुदीप को अभी अभिजात का फोन नहीं आया होता, तो वह करीब करीब यह भूल ही चुका होता कि ठीक 1 दिन पहले वह सब कुछ खो चुका था। अभिजात ने उसको डांटा भी कि वह कहाँ गायब है। इन्वेस्टर बहुत नाराज हैं सुदीप से। वह उसको कुछ 1 टाइम सेटलमेंट के पैसे देना चाहते थे, लेकिन सुदीप का व्यवहार ऐसा है कि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभिजात ने बताया कि उसका जितना भी स्टेक था वो इन्वेस्टर ले रहे हैं। अब वह कंपनी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कंपनी के जितने भी कार्ड उसके सामने नाम से चल रहे थे वो सीज कर दिए गए हैं। कंपनी के नाम पर जो भी सुविधाएं उसे मिल रही थी सब कुछ ले ली गई हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब यह था कि सुदीप के पर्सनल अकाउंट में जितने पैसे थे बस उतने ही उसके पास बचे थे। वह लखनऊ पहुंचकर वैसे ही खाली हाथ हो गया था, जैसे कि कुछ साल पहले जब उसने लखनऊ से सब कुछ जीरो से शुरू किया था। अभिजात जब यह सब कुछ फोन पर बता रहा था तो सुदीप गुस्से से 1-2 बार चिल्लाया भी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। चित्रा ने उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। लौटते हुए सुदीप ने चित्रा से कोई बात नहीं की। घर लौटकर वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। डिनर पर चित्रा और सुदीप के पापा साथ बैठे। उसने जो कुछ भी याद हुआ वो सब कुछ सुदीप के पापा को बताया। पापा ने जानबूझकर सुदीप से कुछ नहीं कहा, बस अपने सोने जाने से पहले सुदीप के कमरे में नीचे पर्ची सरका दी। पर्ची में बस इतना लिखा था कि खाना फ्रिज में रखा है, अगर मन करे तो खा लेना। चित्रा दूसरे कमरे में आ गई। उसे सुदीप के कमरे में जाना सही नहीं लगा। वह सुदीप की नोटबुक खोलकर पढ़ रही थी कि इतने में सुदीप के पापा चित्रा के कमरे में आए और बोले, जब तक ये थोड़ा नॉर्मल नहीं हो जाता आप यहीं रुक जाओ बेटा, ये इतना जिद्दी है कि मुझसे कुछ नहीं बोलेगा। चित्रा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, आप परेशान ना हो अंकल, सब ठीक हो जाएगा। चित्रा भी सुदीप की लिखी हुई कहानी खत्म ही कर रही थी। इतने में उसे किचन से कुछ आवाज आई। वह उठकर गई। सुदीप फ्रिज से खाना निकालकर गर्म कर रहा था। तुम ठीक हो? सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। चित्रा ने दोबारा पूछा, तुम ठीक हो? सुदीप ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बड़े ही आराम से खाना अपनी प्लेट में रखा और खाने लगा। चित्रा वहीं डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। खाना खाने के बाद सुदीप उठकर अपने कमरे में जाने लगा। उससे पहले चित्रा से कहा, सॉरी, कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, सुबह बात करते हैं। सुदीप अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया। चित्रा जानबूझकर उसके कमरे में गई और सुदीप को बहुत जोर से गले लगा लिया। चित्रा के गले लगाते ही जैसे सुदीप के अंदर का सारा गुस्सा पिघलकर आंसू हो गया। वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, जैसे कोई मर गया हो। दूसरे कमरे से पापा को भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वह उठकर सुदीप के पास नहीं आए। चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वह सुदीप को गले लगाए बैठी रही। दोनों कब सो गए न चित्रा को याद है और ना ही सुदीप को।
सुबह उठकर चित्रा छत पर गई। अखबार में सुदीप के बारे में वही खबर थी जो एक दिन पहले अभिजात ने दी थी। सुदीप ने अपना ट्विटर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। यह खबर भी चित्रा को अखबार से मिली। अभी तक घर के नीचे रहने वाले लड़कों को भी खबर लग चुकी थी कि सुदीप आया है। उसमें से एक लड़का सुदीप से मिलने घर भी आया, लेकिन पापा ने उसको भगा दिया। चित्रा ने सुदीप के पापा का नंबर लिया और अपना नंबर सुदीप के पापा को दिया। सुदीप के उठने से पहले वह दिल्ली के लिए निकल गई। सुदीप के पापा ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चित्रा नहीं रुकी। चित्रा का चले जाना सुदीप के पापा को थोड़ा सा खटका। सुदीप को थोड़ा समय अकेलापन चाहिए था और चित्रा उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहती थी। चित्रा सुदीप को इतनी अच्छी तरह समझती थी कि वह और रुककर उसकी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी। कई बार थोड़ी देर के लिए चले जाना बहुत देर के लिए लौट आने की तैयारी के लिए बहुत जरूरी होता है। चले जाने से पैदा हुआ एक खाली जगह एक नई दुनिया बनाकर लौट आने की गुंजाइश होती है। ऐसे रिश्ते जो खाली जगह को सहेज कर नहीं रख पाते, वो तालाब के पानी के जैसे बासी हो जाते हैं। कुछ रिश्तों को ऐसे ही छूना चाहिए, जैसे ठंड में घास पर जमी ओस की बूंदें नंगे पांव को छूती हैं। रोज सुबह बूंद नई हो जाती है और बूंद को छूकर पांव पुराने नहीं रहते। एक बूंद ओस, आंसू, नदी, समंदर और बरसात में ढलती हुई एक साल हो जाती है। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2016 मुंबई। सुदीप अपनी ही कंपनी में अपने हिस्से के लिए केस लड़ रहा था। अभी मामला NCLT में पेंडिंग था। उसको समझ तो आ ही गया था कि उसको हटाने में अभिजीत और सुनैना का भी उतना ही बड़ा हाथ है। उसको अभिजात पर गुस्सा तो खूब आया, लेकिन वह अब इन सब बातों से आगे बढ़ चुका था। पिछले 1 साल में उसका बहुत समय लखनऊ में पापा के पास बीता था। पापा से अब उसकी कुछ बातें होना शुरू हुई थी। पापा कभी कभार चित्रा से भी फोन पर बात कर लेते थे। हालांकि वह कभी समझ नहीं पाए थे कि ये दोनों साल में बस एक दिन ही बात क्यों करते हैं। एक दिन किसी के नाम कर देना उम्र भर नाम कर देने जैसा है। वो एक दिन फैल कर पल, घंटे, दिन, साल, घड़ियां कुछ भी बन जाता है। सुदीप को चित्रा के साथ बिताया हुआ हर एक 10 अक्टूबर याद था। सुदीप को एक बहुत बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ पार्टनरशिप ऑफर की, लेकिन सुदीप अब बदल चुका था। वह किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता था। नई कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन सुदीप को अब मजा नहीं आ रहा था। वह बस अपनी पुरानी कंपनी में अपना एक हक चाहता था। वह यह चाहता था कि बस जितनी मेहनत उसने की थी वो वेस्ट ना हुई हो। धीरे धीरे सुदीप के बारे में अखबार में आना लगभग खत्म हो चुका था। दुनिया भी तभी तक आपके बारे में चिंता करती है जब तक आप उसको मजा दे रहे हो। सुदीप से मीडिया को मजा आना बंद हो चुका था, इसलिए खबरें भी बंद हो गई। मीडिया ने मजा लेने के लिए नए लोग ढूंढ लिए थे। मीडिया में आजकल housing.com के राहुल यादव के चर्चे थे। उसको अक्सर ही इंटर्नशिप स्टार्टअप का बैड बॉय कहा जाता था। उधर flipkart.com के सचिन और बिन्नी बंसल, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के नाम से करीब रोज ही अखबार भरे पड़े रहते थे। हिंदुस्तान के कॉलेज का हर लड़का अब इंजीनियर या MBA करके नौकरी करने के अलावा भी एक सपना देखता है कि वह अपनी कंपनी डाले और कहीं से करोड़ों रुपए की फंडिंग उठा ले। स्टार्टअप करना अब इस देश में नई नौकरी हो चुकी थी। सुदीप यादव का नाम बड़ा होने के रास्ते में जाने से ठीक पहले एकदम से गुमनामी में चला गया था। इधर चित्रा की जिंदगी में लिखते लिखते ऐसे पहली बार हुआ था कि जिस लेखिका की किताब के लिए वह घोस्ट राइटिंग करती थी, उसने चित्रा के काम से खुश होकर उसने इंडियन बुक हाउस पब्लिशर के मालिक से चित्रा की किताब की बात कर ली थी। पब्लिशर को उसका काम पहले से ही पसंद आया था, बस रुचिका बीच में पड़कर उसको आगे नहीं निकलने दे रही थी। रुचिका का काम था
कि वह पब्लिकेशन के लिए नए लेखक ढूंढे, लेकिन वह अपने लालच के चलते नए लेखकों को आगे नहीं आने दे रही थी। इंडियन बुक हाउस के मालिक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने रुचिका को नौकरी से निकाल दिया। उसने चित्रा की लिखी कोई पुरानी किताब तो नहीं ली, पर उसने एक नई किताब लिखने के लिए कुछ एडवांस रॉयल्टी दी। चित्रा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि 2017 में उसकी अपनी किताब आ जाएगी। पिछले साल चित्रा के बिना बताए जाने की वजह से सुदीप थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन वह जिंदगी को जिस स्टेज से जी रहा था वह कुछ भी उसे एक हद से ज्यादा परेशान नहीं कर पाता था। जिंदगी एक हद तक ही परेशान करती है, उसके बाद वो खुद ही हाथ थाम लेती है। जिंदगी ताश के पत्ते जैसे ही भरोसे का खेल है। जिनको होता है वो परेशान भले दिखें, अंदर से परेशान होते नहीं। इसलिए खेल में पत्ते अच्छे हो या खराब, जीतने वाले आखिर ब्लाइंड में ही जीत जाते हैं। जिंदगी पर ब्लाइंड खेलना जितना भरोसे रखना ताश के पत्तों पर बाजी लगाने जितना आसान नहीं होता है। इसलिए लोग हारने से बहुत पहले ही हार चुके होते हैं। तय यह हुआ था कि इस बार सुदीप चित्रा से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलेगा। चित्रा वहां पर टाइबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप लेने गई थी। वहां उसको 9 दिन रहकर बच्चों को कहानियां लिखना सिखाना था। चित्रा को इस काम के पैसे भी मिल रहे थे। जिस लेखक के लिए वह घोस्ट राइटिंग करती थी, असल में आना उसे था, लेकिन वह उस समय बाहर घूमने जा रही थी। चित्रा को बच्चे पसंद भी थे, इसलिए जब चित्रा को वर्कशॉप के लिए पूछा गया तो वह तुरंत मान गई। 9 अक्टूबर को उस वर्कशॉप का आखिरी दिन था, लेकिन मौसम बहुत खराब हो जाने की वजह से वर्कशॉप एक दिन के लिए एक्सपेंड कर दिया गया था। चित्रा बहुत दिनों से 10 अक्टूबर का इंतजार कर रही थी। सुदीप सुबह आने वाला था। बस दिक्कत ये थी कि चित्रा का दिन भर धर्मशाला में भटकने का प्लान था, लेकिन उसको उस दिन क्लास लेनी पड़ रही थी। सुदीप जब वहां पहुंचा तब यह पता चला कि उसको पूरा दिन बच्चों के साथ स्कूल में गुजारना है। सुदीप का चेहरा पिछले 1 साल में बहुत बदल चुका था। उसको चश्मा लग गया था। बाल हल्के से सफेद थे, बाल थोड़े से बिखरे हुए। वह भी बच्चों के साथ क्लास में पीछे जाकर बैठ गया। क्लास में करीब 20 बच्चे थे और बच्चों की उम्र 8 से 14 साल तक की थी। चित्रा के क्लास लेने के तरीके से लग रहा था कि वह यही काम करने के लिए पैदा हुई है। चित्रा से सबकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। चित्रा ने क्लास को आखिरी असाइनमेंट दिया कि सब लोग 2 घंटे बिना रुके एक कहानी लिखेंगे। यह असाइनमेंट देने के बाद चित्रा सुदीप के पास आई। उसने भी एक कॉपी और पेन उठा लिया और सुदीप को दिया। बच्चों को लिखता देख वह भी अपने बचपन में पहुंच गया था। उसको अपनी आसमान के पार की दुनिया याद आने लगी। उसका भी कुछ लिखने का मन कर गया। हम सबके अंदर एक किताब होती है, वो बात जो चैन से सोने नहीं देती, वो बात जो जागने के बाद ऑफिस के रास्ते में बार बार याद आती है, वो बात जो कॉलेज में बोरिंग लेक्चर के बीच में याद आती है, वो बात जो समंदर के किनारे टहलते हुए सबसे पहले आकर पैर से टकराती है, वो बात जो किसी पहाड़ी रास्ते पर किसी छुट्टी के दिन बार बार पेड़ से झांकती है। वही बात ही तो एक कहानी है। वो कहानी जो सबके दरवाजे पर कभी ना कभी खटखटाती जरूर है, लेकिन उस आवाज पर ध्यान न देने की वजह से एक दिन वो आवाज चुप हो जाती है और कहानी पूरे होते हुए भी किताब अधूरी छूट जाती है। 2 घंटे होने से 15 मिनट पहले जब घंटी बजी तब सुदीप को ऐसा लगा जैसे कि वह किसी मेडिटेशन से उठा हो। उसको लगा कि वह लिख क्यों रहा था। उसके पूरे रास्ते की थकावट जैसे एक झटके में खत्म हो गई। चित्रा क्लास खत्म करके एक एक बच्चे से गले मिलकर उनको अपनी लिखी हुई कहानी उसे ईमेल करने के लिए बोल रही थी। सुदीप अब भी अपनी लिखी हुई उस दुनिया में था, उस दुनिया में जैसे जादू से सब कुछ ठीक हो गया हो। जाने से पहले सब बच्चों ने चित्रा के साथ एक फोटो खिंचवाने की जिद की। यह फोटो सुदीप ने अपने मोबाइल से खींची।
इतने में एक छोटी सी बच्ची आगे आई और बोली, अंकल, आपके साथ भी फोटो खिंचवानी है। सुदीप ने पहले तो मना किया, लेकिन बच्ची की बार बार जिद करने पर टाल नहीं पाया। बच्चों ने सुदीप को चित्रा के पास खड़ा कर दिया। यह इकलौती फोटो थी जिसमें चित्रा और सुदीप साथ थे। दुनिया के किसी कागज पर उनका नाम साथ नहीं था। वे अभी भी गिनकर 20 दिन भी साथ नहीं रहे होंगे। क्लास से निकलकर चित्रा सुदीप के पास आई। सुदीप अब भी अपनी कहानी में और पहाड़ों में खोया हुआ था। स्कूल से निकलकर उन्होंने धीमे धीमे चलना शुरू किया। तो क्या? सुदीप ने कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। दोबारा शादी कर रही हो क्या? नहीं। फिर 2017 में मेरी पहली किताब आ रही है। मुझे रॉयल्टी के पैसे एडवांस मिले हैं। क्या बात है! आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। गले लगे हुए चित्रा ने कहा, फाइनली। सुदीप ने प्यार से चित्रा के सिर पर हाथ सहलाकर उसके सारे बाल खराब कर दिए। किताब आते ही बेस्ट सेलर हो जाएगी तुम्हारी। अब कहाँ पहचानोगी तुम द चित्रा पाठक? पहचानूंगी कैसे नहीं, राइटर का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम भूल जाओगी। कभी फोन भी करूंगा तो बोलोगी, कौन सुदीप? चुप करो, मैं बहुत खुश हूं। तुम सबसे पहले इंसान हो जिसको ये बता रही हूं। एक खुशखबरी मेरे पास भी है वैसे। क्या सुनैना से शादी कर रहे हो? नहीं, सुनैना और अभिजात शादी कर रहे हैं। लेकिन अभिजात तो तुम्हारा दोस्त था ना? चित्रा ने थोड़ा सा चौंकते हुए पूछा। हाँ, दोस्त था, चलता है, लाइफ है। तुम जा रहे हो शादी में? नहीं, मुझे नहीं बुलाया है। खैर, तुम खुशखबरी देने वाले थे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। खुशखबरी ये है, जो रिटायरमेंट में 35 की उम्र में लेने वाला था, मैं अभी 32 में ही लेने जा रहा हूँ। नई कंपनी को बड़ा कर दिया है, लेकिन अब वही सब कुछ बार बार करने का मन नहीं करता है। यह कहते हुए सुदीप ने हाथ चित्रा के कंधे पर रख दिया। ये बात करते हुए थोड़ा सा बाहर निकल आए थे। आसपास का व्यू बहुत अच्छा था। सुदीप रुककर पहाड़ों को आसमान से अपनी आंखों में भरने लगा। यहाँ से थोड़ा आगे मैजिक व्यू कैफे है, बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ। अच्छा, खैर, तुम सही में रिटायर हो रहे हो? हाँ, बस हो गया मेरा। अच्छा, क्या करोगे? ना तुमने शादी की, ना बच्चे। पता नहीं क्या करूँगा। तुम्हारे केस का क्या चल रहा है? केस चल रहा है। अगर तुम केस जीत गए तो कितने पैसे मिलेंगे? कंपनी की तो उस समय की वैल्यू पर है, लेकिन फिर भी कितनी भी गिरी हुई हालत में 240 करोड़ के ऊपर ही मिलने चाहिए। मैजिक व्यू कैफे जा चुका था। ओल्डेस्ट चाय शॉप सिंस 1984 मैजिक व्यू कैफे के नीचे लिखा हुआ था। यह बहुत ही छोटा सा कैफे था। ट्रैक पर आए हुए लोग वहां सुस्ता रहे थे। वहां पहुंचने वाले किसी भी लड़के या लड़की को कोई जल्दी नहीं थी। न ही ऑर्डर देने वाले को जल्दी थी, न ऑर्डर लेने वाले को। इस दुनिया की आधी से ज्यादा परेशानियों की वजह एक ही है, जल्दबाजी। चित्रा और सुदीप को न तो दोस्ती की जल्दी थी, न ही प्यार की। ये कहानी अगर केवल दोस्ती की होती तो वो ऐसे बार बार नहीं मिलते। अगर ये कहानी प्यार की होती तो ये दुनिया की सबसे बोरिंग कहानी होती। मैं पूरी लाइफ में अगर सारी किताबें भी बेस्ट सेलर लिख दूं तो भी मैं कभी 240 करोड़ तो क्या 24 करोड़ भी नहीं बना पाऊंगी। चित्रा ने चाय का ऑर्डर देते हुए कहा। सुदीप अब भी व्यू का मजा ले रहा था। चित्रा, अगर मान लो तुम्हें एक भी पैसे ना मिले, तुम्हारी एक भी किताब ना बिके, तो क्या तुम लिखना छोड़ दोगी? नहीं, मैं फिर भी लिखूंगी। तो बस फिर वैसे ही पैसे का मत सोचो। मैंने अपनी कंपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा। चाय आ चुकी थी। चाय की भाप आसमान के बादल को पिघला रही थी।
चित्रा खुश थी। 10 अक्टूबर को वह सुदीप के साथ थी। खैर ये बताओ, क्या करोगे इतने पैसों का? चित्रा ने चाय के गिलास को हाथ से पकड़कर एक घूंट लिया। तुम्हें चाहिए, तुम ले लेना। इतना तो है ही कि काम चल जाए। वैसे भी कौन सी मेरी शादी हुई है कि बीवी के सामने नखरे करूं और नखरे झेलूं। इसलिए तो रिटायर हो रहा हूं। सोच तो लो, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? क्या पता अपनी बचपन की कहानियां पूरी करूं। धर्मशाला से चलने से पहले सुदीप ने चित्रा को मुकारामी की किताब दी। लिख दो डेट अगले साल की। तुम बड़ी राइटर हो जाओगी, फिर कहाँ टाइम मिलेगा। चित्रा ने किताब लेकर उस पर 10 अक्टूबर 2017 की तारीख डाल दी और कहा, अगले साल मैं अपनी किताब पर डेट लिखूंगी। किताब पर डेट लिखते हुए चित्रा की नजर बुकमार्क पर गई। जिस पेज पर बुकमार्क लगा था उसमें एक लाइन अंडरलाइन थी। बट वन थिंग इज सर्टेन, व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्टॉर्म यू वोंट बी द सेम पर्सन हु वॉक्ड इन। दैट्स व्हाट इट्स स्टॉर्म ऑल अबाउट। इस एक साल में बहुत सारा पानी और थोड़ी बहुत दुनिया बह गई थी। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2017 चित्रा की किताब फरवरी में आने वाली थी, लेकिन किताब फाइनल होते होते लॉन्च टल गया। किताब अब मई महीने में आ रही थी। उसी समय अमीश त्रिपाठी की नई किताब सीता आने वाली थी। किताब आने पर उसने किताब की एक कॉपी सुदीप के पापा को भिजवाई और साथ में एक नोट भी भेजा। अंकल, मुझे लखनऊ किताब से टूर पर आना है। आऊंगी तो पक्का मिलूंगी। चूंकि चित्रा नई राइटर थी तो हर जगह जहां उसका पब्लिशर टूर के लिए कोशिश कर रहा था वहां पर पहले से अमीश की किताबों को प्रेफरेंस मिल रही थी। चित्रा और उसके पब्लिशर की लाख कोशिशों के बावजूद भी चित्रा की किताब लोगों के दिलों में कोई खास जगह नहीं बना पाई थी। वैसे भी जगह तो सब बनती जब किताब सही में प्रमोट होती। अब जाकर चित्रा को समझ आया कि किताब लिखना एक चीज है और किताब को मार्केट में बेचना, लोगों तक पहुंचाना दूसरी। चित्रा जितना जोर लगा सकती थी उसने लगा दिया। उसको पब्लिशर ने सजेस्ट भी किया कि वह किसी बड़े स्टार से किताब का लॉन्च कराए, लेकिन यह सब करना चित्रा के लिए संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि चित्रा की किताब खराब थी। अमेज़न और गूगल पर किताब के जितने भी रिव्यू थे पॉजिटिव थे। बात बस यह थी कि उसकी किताब बहुत कम लोगों तक पहुंची। चित्रा की लाइफ की सबसे बड़ा सपना अब चूर चूर हो चुका था। शुरू में 2-3 महीने तो पब्लिशर का फोन भी आता था, लेकिन उसके बाद पब्लिशर का फोन आना भी बंद हो गया। असल में हिंदुस्तान में जब भी कोई किताब लिखना शुरू करने की सोचता है तो उसको यही लगता है कि जब उसकी किताब आएगी तो लोग लाइन लगा कर किताब खरीदेंगे। जहां वह बोलने जाएगा वहां ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लग जाएगी। कमाल की बात है, सोशल मीडिया और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो के डिस्ट्रैक्शन के बाद पहले तो किताब पूरी कर लेना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। उस पर से किताब आ जाना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात हो चुकी है कि किताब बिकने तक आदमी के अंदर इतना झस नहीं बचता कि मेहनत कर पाए। चित्रा किताब के ना चलने की वजह से टूट गई थी। कितने साल से यह सोच कर रखा था कि किताब आने के बाद से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। किताब पता नहीं कब से उसके अंदर चल रही थी। किताब का मर जाना ऐसे ही था जैसे उसको कोई बच्चा छोड़कर चला गया हो। इस बार वह सबसे ज्यादा बेसब्री से अक्टूबर का इंतजार कर रही थी। उसका सुदीप से लिपट कर जोर से रोने का मन था। उसने 9 तारीख की रात में सुदीप से बात की तो पता चला कि उसका केस का फैसला आना है, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। तुम बोलो तो आ जाऊं मैं, जैसा तुम्हारा मन करे, सुदीप ने कहा। उसने ना किताब के बारे में कुछ पूछा, ना ही चित्रा का हाल लिया। चित्रा को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब पहली बार चित्रा और सुदीप मिले थे उसके बाद से शायद यह पहली बार था जब दोनों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। चित्रा ने फ्लाइट बुक की और वो सीधे ही कोर्ट पहुंची। सुदीप कोर्ट NCLT में अपने फैसले का इंतजार कर रहा था।
आज ही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला आना था। इस बड़े फैसले के मद्देनजर मीडिया की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। हालांकि सुदीप अब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर था नहीं। एक दो रिपोर्टर ने उसका व्यू जानने की कोशिश की थी, लेकिन सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया। सुदीप कोर्ट रूम के बाहर बेंच पर बैठा इंतजार कर रहा था। सुदीप ने आज अपनी कंपनी बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी हुई थी। सुदीप ने बुक माई ट्रिप की टी शर्ट पहनी है, यह खबर न्यूज में जाने लगी। चित्रा आ चुकी थी। वह सचमुच आकर सुदीप के पड़ोस में बैठ गई। बेंच पर बैठे बैठे सुदीप ने चित्रा को गले लगा लिया। सुदीप के वकील ने खबर दी कि अब से 20 मिनट बाद फैसला आ जाएगा। सुदीप बिल्कुल धीर गंभीर शांत था, जैसे कि फैसले से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह किसी से नजर नहीं मिला रहा था। उसकी नजरें जमीन की ओर टिकी हुई थी। किताब अच्छी थी तुम्हारी, सुदीप ने कहा। क्या फर्क पड़ता है, किताब फ्लॉप तो हो गई, चित्रा ने जवाब दिया। अगली किताब कब लिख रही हो? नई किताब का एक ड्राफ्ट पूरा हो गया है। गुड, इस बार किताब छपने से पहले मुझे भेजना। सुदीप के वकील ने सुदीप को अंदर बुलाया। चित्रा भी साथ अंदर आई। सुदीप ने चित्रा का हाथ पकड़ लिया। बुक माई ट्रिप के कुछ ऑफिसर के साथ अभिजात और सुनैना भी आए थे। सुदीप ने दोनों को गले लगाया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू गाइज एन अमेजिंग मैरिड लाइफ। अभिजात और सुनैना दोनों ही सुदीप से आंख नहीं मिला पा रहे थे। माहौल खिंचा हुआ था। सुदीप ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर अभिजात की तरफ बढ़ाया। सुदीप ने बुक माई ट्रिप को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें सोच रखी थी। उसने वो सब कुछ लिखकर अभिजात को दे दिया। शायद ये कुछ काम आ जाए। सुदीप ने चित्रा की तरफ देखा और बोला, बुक माई ट्रिप दुनिया में ट्रैवल की 10 सबसे बड़ी कंपनी में से एक हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसको वहां तक लेकर जरूर जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट अभिजात। अभिजात के पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सुनैना की तरफ देखकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह कौन है। इसको कभी पहले नहीं देखा। सुदीप और सुनैना की आपस में कोई बात नहीं हुई। वकील ने सबको बैठने के लिए कहा। आगे की कहानी अगले पार्ट में पढ़िए। धन्यवाद।